कभी बारिश, कभी आंधी तूफान तो कभी भीषण गर्मी, और गर्मी भी इतनी कि सही ही ना जाए। अगर आपको लगता है कि ये सब इसी साल हुआ तो आप गलत हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस बार एल नीनो का इम्पैक्ट रहा है और अभी इसका इम्पैक्ट और भी दिखने वाला है। लेकिन आने वाले वर्षों में गर्मी इतनी हो जाएगी कि वर्क फ्रॉम होम ही करना पड़ेगा। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और आज बात झुलसाने वाली गर्मी से भरे धरती के भविष्य की। आने वाले अगले 5 वर्षों में एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर्स के नियर रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचने का पूर्ण अनुमान है। आर्कटिक क्षेत्र में तापमान अन्य क्षेत्रों की तुलना में कहीं अधिक तेजी से बढ़ने की संभावना है। ये जानकारी संयुक्त राष्ट्र की वेदर एजेंसी और यूके के मेट ऑफिस की एक रिपोर्ट में दी गई है। ये एनुअल रिपोर्ट जो तापमान और वर्षा के रीजनल प्रेडिक्शंस प्रस्तुत करती है, ये बताती है कि ग्लोबल मीन नियर सरफेस टेम्परेचर्स 1850 से 1900 के प्री इंडस्ट्रियल पीरियड के मुकाबले 1.3 डिग्री सेल्सियस से 1.9 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकते हैं। यूके मेट ऑफिस की रिसर्च साइंटिस्ट मेलिसा सीब्रुक के अनुसार क्लाइमेट वार्मिंग के स्पष्ट प्रमाण मौजूद हैं और ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 2015 के पेरिस एग्रीमेंट में दुनिया भर की सरकारों ने ये प्रतिबद्धता जताई थी कि ग्लोबल टेम्परेचर राइज को प्री इंडस्ट्रियल स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस के भीतर रखने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि इस सीमा के पार सीवियर क्लाइमेट इवेंट्स की इंटेंसिटी बढ़ने लगती है। रिपोर्ट के मुताबिक 2026 से 2030 के बीच कम से कम एक वर्ष ऐसा आएगा जब ग्लोबल मीन नियर सरफेस टेम्परेचर अस्थायी रूप से 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाएगा। साथ ही ये भी अनुमान है कि इसी अवधि में एक वर्ष ऐसा होगा जब ग्लोबल टेम्परेचर्स 2024 के रिकॉर्ड को भी पार कर जाएंगे, जो अब तक का सबसे गर्म वर्ष दर्ज किया गया था और जिसने पहली बार प्री इंडस्ट्रियल स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा पार की थी। हालांकि किसी एक वर्ष के लिए 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा पार करना ये संकेत नहीं देता कि पेरिस एग्रीमेंट विफल हो गया, क्योंकि ये समझौता 20 वर्षों के लॉन्ग टर्म एवरेज पर आधारित है, ना कि किसी एक साल की स्थिति पर। लेकिन जैसे जैसे दुनिया इस थ्रेशोल्ड के करीब पहुंच रही है, इसे बार बार पार करने की संभावना भी बढ़ती जा रही है। सीब्रुक ने चेतावनी दी है कि ग्लोबल टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस के भीतर बनाए रखने का विंडो तेजी से बंद हो रहा है। रिपोर्ट के अनुसार अगले 5 वर्षों में नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के आर्कटिक विंटर टेम्परेचर्स ग्लोबल एवरेज की तुलना में 3.5 गुना अधिक तेजी से बढ़ सकते हैं और 1991-2020 के बेसलाइन से लगभग 2.8 डिग्री सेल्सियस ऊपर पहुंच सकते हैं। इसके अलावा बैरेंस सी, बेरिंग सी और सी ऑफ ओखोत्स्क में मार्च महीने के दौरान आर्कटिक सी आइस के पिघलने की संभावना भी जताई गई है। आर्कटिक वार्मिंग का प्रभाव केवल वहीं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये ग्लोबल वेदर सिस्टम्स को भी डिस्टर्ब कर सकता है, जिससे खासकर नॉर्दर्न रीजन्स में सीवियर वेदर इवेंट्स बढ़ सकते हैं। आने वाली 5 सर्दियों में नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में अधिक बारिश की संभावना है, जबकि मई से सितंबर के दौरान नॉर्दर्न यूरोप, अलास्का, साइबेरिया और साहेल क्षेत्रों में वेट कंडीशंस देखी जा सकती हैं। इसके विपरीत इसी अवधि में अमेज़न क्षेत्र में ड्राई कंडीशंस का प्रेडिक्शन है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस वर्ष सर्दियों में एक स्ट्रॉन्ग एल नीनो विकसित हो सकता है, जो 2027 तक जारी रह सकता है और पैसिफिक ओशन के वार्मिंग इफेक्ट के कारण ग्लोबल टेम्परेचर्स को रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्तर तक ले जा सकता है। एल नीनो एक पीरियोडिक फिनोमिनन है जिसमें सेंट्रल और ईस्टर्न पैसिफिक ओशन के सी सरफेस टेम्परेचर्स असामान्य रूप से बढ़ जाते हैं और यह आमतौर पर 9 से 12 महीनों तक बना रहता है। अब इस राइज इन टेम्परेचर का असल मतलब क्या है? अगर ये फोरकास्ट सच साबित हो जाता है तो पूरी पृथ्वी का ओवरऑल क्लाइमेट सिस्टम ज्यादा गर्म हो जाएगा। इसका मतलब होगा कि हीट वेव्स अधिक बार और अधिक तीव्र होंगी। कुछ क्षेत्रों में बहुत भारी रेनफॉल होगी, जबकि अन्य इलाकों में ड्रॉट यानी सूखे की स्थिति पैदा हो जाएगी और आर्कटिक रीजन में वार्मिंग और भी तेजी से बढ़ेगी। 1850 से 1900 के एवरेज के मुकाबले 1.2 डिग्री सेल्सियस से 1.9 डिग्री सेल्सियस की ग्लोबल राइज कोई छोटा बदलाव नहीं है, बल्कि ये इतना बड़ा शिफ्ट है कि कई क्षेत्रों में डेंजरस हीट स्ट्रेस और एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशंस देखने को मिलेंगे। अगर इसे महसूस करने के स्तर पर समझें तो ऐसी दुनिया में कई दिनों तक तापमान बेहद दबावपूर्ण और असहनीय महसूस होगा, खासकर साउथ एशिया, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका के कुछ हिस्सों और उन इनलैंड रीजन्स में जहां ह्यूमिडिटी अधिक होती है।
व्यवहारिक रूप से समर्स ज़्यादा कठोर हो जाएंगी, रातें भी पहले की तुलना में ज़्यादा गर्म रहेंगी और हीट रिलेटेड इलनेस का खतरा बढ़ जाएगा। इसका सबसे ज़्यादा असर आउटडोर वर्कर्स, बच्चों, बुजुर्गों और उन लोगों पर पड़ेगा जिनके पास कूलिंग सिस्टम्स की सुविधा नहीं है। रीजनल पैटर्न की बात करें तो WMO की रिपोर्ट के अनुसार आर्कटिक ग्लोबल एवरेज की तुलना में कहीं तेजी से गर्म होता रहेगा। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की सर्दियों में तापमान 1991 से 2020 के बेसलाइन से लगभग 2.8 डिग्री सेल्सियस ऊपर जा सकता है। इस तरह की पोलर वार्मिंग जेट स्ट्रीम पैटर्न्स को डिस्टर्ब कर सकती है, जिसकी वजह से मौसम के पैटर्न अस्थिर हो जाते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन के कारण वेदर सिस्टम्स लंबे समय तक एक जगह अटक सकते हैं, जिससे कहीं फ्लडिंग तो कहीं सूखे और कहीं प्रोलॉन्ग्ड हीट वेव्स देखने को मिल सकती हैं। सीधे शब्दों में कहें तो तापमान कैसा होगा, इसका जवाब एक फिक्स्ड नंबर नहीं है, बल्कि एक ऐसा क्लाइमेट होगा जो ज़्यादा गर्म, ज़्यादा अस्थिर और ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल होगा, जहां सीवियर हीट बढ़ेगी, रेनफॉल पैटर्न्स कम भरोसेमंद होंगे, रीजनल वेरिएशंस ज़्यादा तीव्र होंगे और आर्कटिक में वार्मिंग सबसे ज़्यादा तेज होगी। यह है एबीपी लाइव, मेरा नाम है श्वेता शर्मा।